हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आप लोग का मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, पढ़ाई लिखाई में व्यस्त होंगे। और ये क्या लेकर के हम आ गए हैं, आप कहोगे मैम ये है क्या लेकर आई हैं? तो संडे स्पेशल जो टेस्ट सीरीज हम लोगों का चलता है हर संडे संडे को। ऐसे तो हम लोग डेली प्रैक्टिस सेट करते रहते हैं, किसी ना किसी बुक से मैं लेकर आकर आप लोग को कराती रहती हूँ। लेकिन संडे का दिन जो होता है वो एक स्पेशल होता है, उस दिन ज़्यादा क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करते हो। तो संडे के दिन आज कितना हम लोग टोटल 100 क्वेश्चन क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। टाइम कितना हो जाएगा आप लोग इसकी चिंता मत करिएगा, क्योंकि अब मेरी तबीयत भी क्या है 85% मान के चलिए कि ठीक हो चुका है। ठीक है, फिलहाल आप लोग क्या कर दो, क्लास में जो लोग आए हैं नए लोग हैं वो लोग क्लास को क्या कर दें, सब्सक्राइब कर दें। क्योंकि मेरे चैनल पे बहुत अच्छे से टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी और जहाँ भी गृह विज्ञान आ रहा हो, जैसे बिहार टीजीटी हो गया, बिहार सेट हो गया, और झारखंड हो गया टीजीटी पीजीटी, डीएसएसबी हो गया, कहीं भी चीज़ें अलग नहीं होती, बस थोड़ी बहुत डिफरेंट होता है। हाई और लो का बस हो जाता है, बाकी चीज़ें सेम होती हैं। ठीक है, तो फिलहाल आप लोग को अगर तैयारी करना है तो मेरे साथ जुड़ करके तैयारी कर सकते हैं। क्लास को लाइक कर दें, शेयर कर दें एंड सब्सक्राइब कर दें। आओ हम लोग अपने क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्न में से किसके लिए गृह विज्ञान अध्ययन अति महत्वपूर्ण है? ऑप्शन ए विद्यालयी छात्रों के लिए, ऑप्शन बी बाजार के लिए, ऑप्शन सी समाज के लिए, ऑप्शन डी सरकार के लिए। आप अपना कमेंट बॉक्स में आंसर करिए। आज हम लोग विस्तार से नहीं पढ़ेंगे, केवल ABCD सही करते हुए हम लोग निकल चलेंगे। आप अपना आंसर दीजिए। आपका आंसर होगा समाज के लिए। किसके लिए अति महत्वपूर्ण है? समाज के लिए गृह विज्ञान का अध्ययन अति महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 2, प्रारंभिक वर्षों में गृह विज्ञान को किस नाम से जाना जाता था? ऑप्शन ए है डोमेस्टिक साइंस, ऑप्शन बी है हाउस होल्ड साइंस, ऑप्शन सी है हाउस होल्ड इकोनॉमिक्स, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। अपना आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। इसका आंसर क्या होगा? तो आप कहोगे मैम प्रारंभिक वर्षों में गृह विज्ञान को कहा जाता था उपरोक्त सभी नामों से जाना जाता था। कहीं हाउस होल्ड साइंस कहा जाता था, कहीं डोमेस्टिक साइंस कहा जाता था, कहीं हाउस होल्ड इकोनॉमिक्स कहा जाता था, यानी सारे नामों से होम साइंस को जानते थे। निम्न में से कौन सी व्यक्तिगत संपर्क विधि है? ऑप्शन ए घर पर संपर्क, ऑप्शन बी पोस्टर, ऑप्शन सी लेक्चर, ऑप्शन सी टेलीविज़न। अब आप बता दो व्यक्तिगत संपर्क विधि क्या है। 10 मिनट के सीरीज में मैंने इन सारे चीज़ों को बहुत अच्छे से करा रखा है कि क्या व्यक्तिगत संपर्क होता है, क्या क्या चीज़ें होती हैं। आप लोग वहां जा कर के देख सकते हैं। तो व्यक्तिगत संपर्क जो होगा, आप कहोगे मैम घर पर जा कर के मिलना क्या होता है? पर्सनल कम्युनिकेशन होता है। ठीक है, क्या होगा? पर्सनल कम्युनिकेशन होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग आ जाइए। जूट से बना कपड़ा भारी और साधारण बुनाई वाला कपड़ा कहलाता है, क्या कहलाएगा? ऑप्शन ए है कैम्ब्रिक कहलाएगा, ऑप्शन बी है शाली कहलाएगा, ऑप्शन सी है बर्लेप कहलाएगा, ऑप्शन डी है बेटिस्ट कहलाएगा। आप अपना कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए क्या होगा। आप कहोगे मैम जूट से बना होगा, दूसरा शर्त कड़ा होगा, तीसरा शर्त भारी होगा और चौथा शर्त साधारण बुनाई वाला होगा। तो ये मैम है क्या है? बर्लेप का एग्जाम्पल है। क्या है? यह कपड़ा बर्लेप कहलाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर दीजिए। धन आय निम्न प्रकार से अर्जित नहीं की जा सकती। ऑप्शन ए है वेतन द्वारा, ऑप्शन बी है पेंशन, ऑप्शन सी है किराया, ऑप्शन डी है सेवाएं। यानी धन आय, धन कह रहा है कैसे नहीं हम अर्जित कर सकते हैं। वेतन से हम धन अर्जित करेंगे, पेंशन से भी धन अर्जित करेंगे, किराए से भी धन अर्जित करेंगे। ऑप्शन सी जो है सेवाएं, इससे हम धन अर्जित नहीं करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है, आप आंसर दीजिए। कौन सी रेखाएं भावनाओं की तुलना में बौद्धिकता दर्शाती है? क्या हो गया? कौन सी रेखाएं भावनाओं की तुलना में बौद्धिकता दर्शाती है? खड़ी रेखाएं, ऑप्शन बी है वक्र रेखाएं या वक्री रेखाएं, ऑप्शन सी है तिरछी रेखाएं, ऑप्शन डी है आड़ी रेखाएं। आप बता दीजिए आंसर। आपका आंसर क्या होगा? आप कहोगे मैम जो खड़ी रेखा होती है ये क्या होती है?
भावनाओं की तुलना में ये बौद्धिकता को दर्शाती है। पूछा जाता है कि धार्मिक कौन सी रेखाएं दर्शाती हैं, तो जो ट्रायंगल होता है, इस तरीके के मंदिर का तोरण बना होता है, ये क्या होता है, धार्मिकता को प्रदर्शित करता है। क्वेश्चन नंबर 7 का आप लोग आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अथवा सल्फ्यूरिक अम्ल द्वारा ऊनी रेशों को साफ करना कहलाता है। क्या कहलाएगा? ऑप्शन ए है सिंजिंग कहलाएगा, ऑप्शन बी है कैलेंडरिंग कहलाएगा, ऑप्शन सी है कैंडलिंग कहलाएगा। अच्छा, दोनों चीज़ें अलग हो गया है। ऑप्शन डी है कार्बोनाइजिंग कहलाएगा। आप कहोगे मैम सिंजिंग का मतलब होता है वस्त्र के सतह को, रोए को झुलसाना होता है। कैलेंडरिंग मतलब किसी भी वस्त्र कपड़े को चारों कोना बराबर करना कैलेंडरिंग कहलाता है। सॉरी, ये तो टेंटरिंग हो गया। कैलेंडरिंग मैम ये होता है जो 1 मीटर में 140 से 150 मीटर कपड़ा प्रेस होता है, रोलर से होता है। और ये क्या है मैम? ये यांत्रिक परिसज्जा में आ जाएगा, क्योंकि एक यंत्र द्वारा किया जा रहा है, यानी कपड़े को बड़े स्तर पे प्रेस करना कैलेंडरिंग कहलाती है। तो मैम एक ऑप्शन बचता है कार्बोनाइजिंग। कार्बोनाइजिंग से क्या होता है? सल्फ्यूरिक अम्ल द्वारा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्या होता है? ऊन की गंदगी को साफ किया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 आ जाओ आप लोग वापस। निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य पदार्थ ओमेगा 3 वसी अम्ल का अच्छा स्रोत होता है? ऑप्शन ए है मिल्क होगा, ऑप्शन बी है अलसी के सीड्स होंगे यानी फ्लैक्स सीड होगा, ऑप्शन सी है सेब यानी एप्पल होगा, ऑप्शन डी टमाटर यानी टोमेटो होगा। आप अपना आंसर दीजिए, क्या होगा? आप कहोगे मैम ओमेगा 3 हो गया, ये सब मछली हो गई और ये फ्लैक्स सीड हो गया, इन सब में बहुतायत मात्रा में पाया जाता है। तो ऑप्शन हो जाएगा मैम अलसी के बीज यानी फ्लैक्स सीड हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 पे आप लोग वापस आ जाओ। बाल अध्ययन आंदोलन का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए जीन पियाजे को यानी जीन पिगट को, ऑप्शन बी बंडूरा को, ऑप्शन सी जी स्टैनली हॉल को, ऑप्शन डी मैस्लो को कहेंगे। आप अपना आंसर दीजिए। आप कहोगे मैम बाल अध्ययन आंदोलन का जनक जी स्टैनली हॉल को कहेंगे। किसको कहेंगे? जी स्टैनली हॉल को कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर दीजिए आप। रिब बुनाई निम्नलिखित का रूपांतर है। शनिवार को शाम को, सैटरडे शाम को 5 बजे जो क्लास अपलोड हुआ होगा उसमें यही सारी बुनाइयाँ रही होंगी। रिब बुनाई, ट्विल बुनाई, बास्केट बुनाई, सारे मैं चित्र के साथ में बहुत अच्छे से मैंने 10 मिनट वाले सीरीज में कंप्लीट किया है। जो लोग ना देखे हों उनसे पुनः जा करके देख सकते हैं। ठीक है, तो क्या होगा? रिब बुनाई निम्नलिखित का रूपांतर है ट्विल बुनाई का, सैटिन बुनाई का, शादी बुनाई का, लीनो बुनाई का। आप कमेंट बॉक्स में आंसर करिए क्या होगा। तो आप कहोगे मैम रिब बुनाई जो होता है वो क्या है? प्लेन बीब का क्या होता है? रूपांतर होता है। क्या होता है? प्लेन बीब का रूपांतर होता है। क्वेश्चन नंबर 11, भोजन का महत्वपूर्ण कार्य जिसमें नए ऊतकों का निर्माण और मरम्मत शामिल है, यानी कौन से भोजन का कार्य है जो क्या है? महत्वपूर्ण, नए ऊतक का निर्माण करना और ऊतकों की मरम्मत करना यानी टिश्यूओं की मरम्मत करना, ये किसका कार्य है? तो आप बता दोगे। आप कहोगे मैम शरीर सौष्ठव होगा, रक्षात्मक होगा, नियामक होगा, मनोवैज्ञानिक होगा। तो रक्षात्मक कौन कार्य प्रोटेक्शन करता है? आप कहोगे मैम विटामिन हो गए, ये सब क्या हैं? रक्षात्मक होते हैं। शरीर सौष्ठव कौन होगा? नियामक कौन होगा? आप अपना आंसर दीजिए। आप कहोगे मैम शरीर सौष्ठव जो होगा वो प्रोटीन होगा, यानी प्रोटीन के लिए सीधे सीधे कहा जा रहा है। और नियामक भी क्या होगा? ये भी विटामिन में आ जाएंगे। ठीक है, तो 11th का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। ठीक, क्वेश्चन नंबर 12, विकास है। क्या है विकास? सतत प्रक्रिया है, ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है एकीकृत प्रक्रिया है, ऑप्शन सी है दर में समरूपता है, ऑप्शन डी है विशिष्ट से सामान्य की ओर है। अब आप अपना आंसर दीजिए, क्या होगा? आप कहोगे मैम 12 का ए यानी विकास एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है, कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस होती है। डेवलपमेंट इज अ कॉन्टिन्यू प्रोसेस। ठीक है, इधर आ जाओ आप लोग। क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में से कौन से प्रोटीन में अमीनो अम्ल के साथ गैर प्रोटीन पदार्थ होता है? ऑप्शन ए है साधारण प्रोटीन यानी सरल प्रोटीन, ऑप्शन बी है संयुग्मित प्रोटीन, ऑप्शन सी है पूर्ण यानी कंप्लीट प्रोटीन,
ऑप्शन डी है अपूर्ण प्रोटीन यानी इनकम्प्लीट प्रोटीन। अब आप अपना आंसर दीजिए। आप कहोगे मैम सिंपल प्रोटीन है कि कंजुगेटेड प्रोटीन है, कौन सा आंसर होगा? आप अपना कमेंट बॉक्स में तुरंत आंसर दीजिए कि 13 का आंसर क्या होगा। तो 13 का आंसर होगा संयुग्मित प्रोटीन जो होता है मैम, यानी कंजुगेटेड प्रोटीन जो होगा ये क्या होगा? अमीनो एसिड के साथ गैर प्रोटीन वाले भी पदार्थ होते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 14 है महिलाओं की सामने से खुले शर्ट की बटन पट्टी को किस प्रकार सिला जाता है? ऑप्शन ए है दाएं के ऊपर बायां, बाएं के ऊपर दायां, ऑप्शन सी है कॉर्नर के ऊपर बायां, ऑप्शन डी है कॉर्नर के ऊपर दायां। आप अपना आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में। आप अपना आंसर दे रहे होंगे कि मैम बाएं के ऊपर दायां। ठीक है, आप लोग क्लास को शेयर कर दें। क्वेश्चन कैसे लग रहा है लास्ट में आप लोग जरूर बता करके जाइएगा, और कितने क्वेश्चन 100 में से सही हुए ये भी आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ही जाना है। ठीक है, अगर सिंसियर स्टूडेंट होंगे, गंभीरता से पढ़ाई कर रहे होंगे तो कॉपी पेन लेकर के अपने क्वेश्चन को काउंट भी करते चलेंगे, कितना सही हुआ कितना गलत हुआ। क्वेश्चन नंबर 15 आओ आंसर दो। केंद्रीय औषधि अनुसंधान कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए है मुंबई है, ऑप्शन बी है न्यू दिल्ली है, ऑप्शन सी है लखनऊ है, ऑप्शन डी है बनारसी है। आप बता दीजिए क्या होगा। आप अपना आंसर दीजिए। आप कहोगे मैम केंद्रीय औषधि अनुसंधान कहाँ है? लखनऊ में है। लखनऊ क्या है? उत्तर प्रदेश की राजधानी है। लखनऊ की एक बहुत मशहूर एम्ब्रॉयडरी है जिसे चिकनकारी कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर दीजिए। पेडागोजी या पेडागोगी किससे जुड़ा हुआ है? या तो गोजी पढ़ सकते हो या तो गोगी पढ़ सकते हो, कोई भी बात नहीं है। ऑप्शन ए है प्रयोगशाला, ऑप्शन बी है व्यायामशाला, ऑप्शन सी है पुस्तकालय, ऑप्शन डी है पठन पाठन शिक्षण कार्य। आप अपना आंसर दीजिए क्या होगा। जो लोग सीटेट की तैयारी किए होंगे वो लोग बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे कि पेडागोजी क्या है। तो क्या है पेडागोजी? पठन पाठन शिक्षण कार्य से संबंधित होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 में क्या दे रहा है? कोठारी कमीशन। कोठारी कमीशन किससे संबंधित है? ऑप्शन ए है केंद्र व राज्य संबंध से, ऑप्शन बी है वित्त से, ऑप्शन सी है शिक्षा से, ऑप्शन डी है उपर्युक्त में से किसी से भी नहीं। आप कहोगे मैम कोठारी कमीशन जो है इसकी स्थापना ये शिक्षा के लिए गठन किया गया कमेटी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर दीजिए। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग जिसे यूजीसी कहते हैं का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए कॉलीकट में, ऑप्शन बी कोलकाता में, ऑप्शन सी नई दिल्ली में, ऑप्शन डी चेन्नई में। आप अपना आंसर दीजिए। आप कहोगे मैम यूजीसी का जो मुख्यालय होगा यानी विश्वविद्यालय अनुदान का मुख्यालय जो है न्यू दिल्ली में है यानी नई दिल्ली में है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 बाल विवाह निरोध अधिनियम किस सन में लागू हुआ? ऑप्शन ए है 1929, ऑप्शन बी है 1955, ऑप्शन सी है 1979, ऑप्शन डी है 2006। आप अपना आंसर दीजिए। बाल विवाह निरोधक अधिनियम यानी चाइल्ड मैरिज रेजिस्ट्रेंट एक्ट क्या कब आया था? आप इसका आंसर बहुत अच्छे से दे पा रहे होंगे। आप कहोगे मैम इसका आंसर होगा 1929 में यानी 1929 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 निम्नलिखित में से कौन सा कारक संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित करता है? ऑप्शन ए है आनुवंशिकता, ऑप्शन बी है ज्ञानेंद्रियां, ऑप्शन सी है मस्तिष्क विकार, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। संज्ञानात्मक विकास यानी क्या है? इंग्लिश वाला भी एक बार टर्म देख लो आप लोग। क्या कहोगे? कॉग्निटिव डेवलपमेंट किससे होता है यानी किसको प्रभावित करता है? आप बता दो। तो आप कहोगे मैम 20 का आंसर हो जाएगा डी यानी सब हो जाएंगे। आनुवंशिकता होगा, ज्ञानेंद्रियां, मस्तिष्क विकार सारे चीज हो जाएंगे। ठीक है, लीलेन तंतु डैश 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 के तने से प्राप्त होता है यानी इसके पूछने का मतलब यह है कि लीलेन कहाँ से मिल रहा है। ऑप्शन ए है जूट के पौधे से, ऑप्शन बी है फ्लैक्स के पौधे से, ऑप्शन सी है कपास के पौधे से, ऑप्शन डी है हेम्प के पौधे से। आप अपना आंसर दीजिए। आप कहो कि मैम
कपास जो होता है ये क्या है, चलो विस्तार से नहीं बताएंगे। यहाँ पे आप देख लो, लीलन जो है ये क्या है, फ्लैक्स के पौधे से प्राप्त होता है। लीलन क्या है, एक बास्ट फाइबर है। हेम्प क्या है, एक बास्ट फाइबर है। कपास क्या है, एक सीड फाइबर है। जूट क्या है, एक बास्ट फाइबर है। बास्ट फाइबर यानी तना वाला फाइबर होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 आ जाओ आप लोग प्रश्न देने, आंसर देने। शिशु मृत्यु दर की गणना की जाती है। ऑप्शन ए है जन्म लेने वाले प्रति 100 शिशुओं के आधार पे। ऑप्शन बी है जन्म लेने वाले प्रति 100 शिशुओं के आधार पे। ऑप्शन सी है विभिन्न रोगों के संक्रमण के आधार पे। ऑप्शन डी है जन्म एवं मृत्यु संख्या के अंतर के आधार पे। आप अपना आंसर दीजिए, विकल्प बड़ा है क्वेश्चन, अभी आपको मैं समय देती हूँ, आप अपना आंसर पढ़ लिए, क्वेश्चन पढ़ लीजिए और पढ़ चुके होंगे। इसका आंसर होगा, आप कहोगे मैम जन्म लेने वाले प्रति 1000 जो शिशु होते हैं इनके आधार पे हम शिशु मृत्यु दर की गणना करते हैं, ठीक है। कभी भी आप 100 नहीं लगाओगे, जब भी आप लगाएंगे तो क्या लगाएंगे, 1000 वाले संख्या को आप चुनेंगे, ठीक है। प्रसार शिक्षा का उद्देश्य क्या है। ऑप्शन ए है दृष्टिकोण में परिवर्तन लाना। ऑप्शन बी है ज्ञान में परिवर्तन लाना। ऑप्शन सी है कार्यदक्षता में परिवर्तन लाना। ऑप्शन डी है उपर्युक्त सभी, यानी ऑल ऑफ दिस। तो आप कहोगे मैम प्रसार शिक्षा के उद्देश्य तो बहुत होते हैं, कम से कम 22-25 बुक में दिया हुआ है, तो लेकिन इनमें से क्या है, ये सारे के साथ हम जाना चाहेंगे, यानी ऑल ऑफ दिस के साथ हम लोग जा रहे हैं। तो सही आप जा रहे हो, क्वेश्चन यही सही है। अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है। कोई भी ऐसा टेस्ट सीरीज नहीं आता है कि जिसमें WHO आया हो और मैं हेल्थ डे को ना बताऊं, तो अगर जो लोग रेगुलर नहीं बने हैं वो लोग ना आंसर शायद दे पाएँ, लेकिन जो रेगुलर बने हैं उनके लिए कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप आंसर दे सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय हेल्थ दिवस कब मनाया जाता है, इंटरनेशनल हेल्थ डे कब मनाया जाता है। ऑप्शन ए है 7 अप्रैल को। ऑप्शन बी है 7 जून को। ऑप्शन सी है 5 जून को। ऑप्शन डी है 9 दिसंबर को। आप बता दो। आप कहोगे मैम 5 जून को हम लोग क्या मनाते हैं, पर्यावरण दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं, पर्यावरण दिवस मनाते हैं। 7 जून को हम लोग क्या मनाते हैं, विश्व खाद्य दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं, विश्व खाद्य दिवस मनाते हैं। अभी बीता है। आप लोग कहोगे मैम 9 दिसंबर तो हम नहीं जान रहे हैं, लेकिन 1 दिसंबर को क्या मनाते हैं, एड्स दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं, एड्स दिवस मनाते हैं। और 7 अप्रैल बचा मैम, तो 7 अप्रैल को क्या है, विश्व अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं। मैम क्यों मनाते हैं 7 अप्रैल को ही, क्योंकि 7 अप्रैल 1948 को क्या हुआ था, WHO की स्थापना हुई थी, ठीक है। आप लोग इधर आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 25। फटाफट आप लोग क्वेश्चन कर लें, क्योंकि बहुत जल्दी क्वेश्चन को कंप्लीट करना है। बोलनी ऊन को कहते हैं, क्या कहते हैं। ऑप्शन ए है मेरिनो ऊन। ऑप्शन बी है पैशम ऊन। ऑप्शन सी है शाहतस। ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। आप अपना आंसर दीजिए क्या होगा। तो आप कहोगे मैम बोलनी ऊन को मेरिनो ऊन कहते हैं। क्या कहते हैं, मेरिनो ऊन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, इसका आंसर दीजिए। निम्न विषयों में से कौन सा निद्राकारी विष है। ये शायद 2021 में क्वेश्चन आया हुआ था। कौन सा जो जहर होगा वो नींद लाएगा। ऑप्शन ए है अफीम होगा। ऑप्शन बी है शराब है। ऑप्शन सी है गांजा है। ऑप्शन डी है भांग है। आप अपना आंसर दीजिए। आप अपना आंसर दे चुके होंगे। 26 का क्या होगा, अफीम होगा। क्या होगा, अफीम जो होता है वो निद्राकारी विष होता है, ठीक है। पोषण यानी आहार विज्ञान के जनक कौन है। ये भी क्वेश्चन वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि आहार विज्ञान के जनक कौन है, हरित क्रांति के जनक कौन है और दुग्ध क्रांति के जनक कौन है। ये 3 चीज़ें आप लोग को जानना चाहिए। तो हरित क्रांति के जनक कौन है, डॉक्टर MS स्वामीनाथन है। कौन है, डॉक्टर MS स्वामीनाथन है। अभी इनका डेथ हुआ है, अभी क्या मतलब अभी 2 साल के अंदर इनका डेथ हुआ है। और दुग्ध क्रांति के जनक कौन है, डॉक्टर वर्गीज कुरियन है। कौन है, डॉक्टर वर्गीज कुरियन है। अब यहाँ आप बता दो जो प्रश्न है कि पोषण यानी आहार विज्ञान के जनक कौन है। ऑप्शन ए है लेवाइजर है। ऑप्शन बी है पेंटेकोफर है। ऑप्शन सी है अटवाटर है। ऑप्शन डी है बोइट है। आप अपना आंसर दीजिए क्या होगा। तो आप कहोगे मैम ये क्वेश्चन तो हम लोग कई बार पढ़ चुके हैं। आहार विज्ञान के जनक जो होते हैं लेवाइजर हैं, ठीक है। और ये अटवाटर का नाम किससे जुड़ा हुआ है, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा। फलों में पाई जाने वाली शर्करा कहलाती है। ऑप्शन ए है
ग्लूकोज है, ऑप्शन बी है सुक्रोज है, ऑप्शन सी है फ्रक्टोज है, ऑप्शन डी है लैक्टोज है। आप लोग अपना आंसर दीजिए, तब तक मैं बता रही हूँ। लैक्टोज जो होता है ये मिल्क शुगर होता है। क्या होता है? मिल्क शुगर होता है। फ्रक्टोज जो होता है क्या होता है? फ्रूट शुगर होता है। क्या होता है? फ्रूट शुगर होता है। और ग्लूकोज जो है ये क्या होता है? आप लोग बताइएगा ग्लूकोज क्या होता है, ये मैं आप लोगों पे छोड़ती हूँ। और जो सुक्रोज होता है ये क्या होगा? इसे टेबल शुगर कहते हैं, घरेलू शर्करा इसी को कहते हैं। तो आप तो अपना आंसर पा गए कि मैम फलों की शर्करा को फ्रक्टोज कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्रक्टोज कहते हैं। शरीर के ग्लूकोज की संग्रहित अवस्था है, यानी जो हमारे बॉडी में, हमारे शरीर में ग्लूकोज जो स्टोर होता है उसको हम क्या नाम देते हैं? ऑप्शन ए है ग्लिसरोल कहेंगे, ऑप्शन बी है ग्लाइकोजन कहेंगे, ऑप्शन सी है ग्लैक्टोज कहेंगे, ऑप्शन डी है ग्लूकागोन कहेंगे। आप अपना आंसर दीजिए, क्या कहेंगे? आप कहोगे मैम जो ये है इसमें से जो ग्लाइकोजन है यही क्या होता है? ग्लूकोज का फॉर्म होता है, यानी जो ग्लूकोज का स्टोर फॉर्म होता है ग्लाइकोजन होता है। मैम कहाँ कहाँ ग्लूकोज स्टोर होता है ग्लाइकोजन के रूप में? तो हम कहेंगे कहाँ होगा? लीवर में होगा। और कहाँ होगा? मसल्स में होता है। मैम टोटल कितना होता है? तो टोटल 550 ग्राम होता है। 200 ग्राम हमारे लीवर में होता है और 350 ग्राम कहाँ स्टोर होता है? मसल्स में स्टोर होता है। ठीक है, इसका आंसर मिल गया आप लोग को 29 का। 30 का आंसर दीजिए। 30 प्रश्न क्या है, 20 मिनट में हम लोग 30 प्रश्न कर रहे हैं। रेशियो देखिएगा, और साइड साइड में आप लोग को मैं समझाते भी चल रही हूँ। निम्न में से कौन सा रोडोप्सिन का घटक है? ऑप्शन ए है विटामिन ए है, ऑप्शन बी है कैल्शियम है, ऑप्शन सी है विटामिन डी है, ऑप्शन डी है लौह तत्व है। आप अपना आंसर दीजिए। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल है। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? कैल्सीफेरॉल है। कैल्शियम तो कैल्शियम ही है। किसके लिए कार्य करता है? हड्डी और दांतों के लिए कार्य करता है। लौह तत्वों की कमी से क्या होता है? एनीमिया नामक डिजीज होता है। अब आप बता दो क्या होगा? आप कहोगे मैम रोडोप्सिन जो होगा ये आंखों के से संबंधित बीमारी है। रोडोप्सिन जो है, ठीक है, तो ये विटामिन डी यहाँ पे विटामिन ए दे रहा है, तो हम विटामिन ए के साथ जाना चाहेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31। निम्न में से कौन सी भोज्य प्रोटीन संदर्भ प्रोटीन मानी जाती है? ऑप्शन ए है मिल्क, ऑप्शन बी है एग, ऑप्शन सी है मटन यानी मीट, ऑप्शन डी है दाल यानी पल्सेस। आप अपना आंसर दीजिए, क्या होगा 31 का? 31 का आपका आंसर होगा कि संदर्भ प्रोटीन मानी जाती है। तो आप कहोगे कि जो अंडा होगा यानी एग होगा, क्या होगा? संदर्भ प्रोटीन मानी जाती है। ठीक है, ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 32 है प्रबंध प्रक्रिया का प्रथम चरण है। ऑप्शन ए है निर्देशन है, ऑप्शन बी है नियोजन है, ऑप्शन सी है जांच है, ऑप्शन डी है नियंत्रण यानी कंट्रोल है। आप बता दो क्या होगा? प्रथम चरण जो होगा, आप क्या कहोगे मैम? किसी भी चीज़ को प्लानिंग करना सबसे पहले स्टेप में आता है, तो प्लानिंग यानी नियोजन हो गया। ठीक है, संगठन यानी ऑर्गेनाइजेशन हो गया, नियंत्रण यानी कंट्रोलिंग हो गया। ठीक है, हो जिस बैंक खाते पर कोई ब्याज नहीं मिलता वह है सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, फिक्स्ड अकाउंट और आवर्ती जमा खाता। ठीक है, आवर्ती जमा खाता को इंग्लिश में क्या कहते हैं? रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। क्या कहते हैं? रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट कहते हैं। आप बता दो क्या होगा? आप कहोगे मैम कोई ब्याज नहीं मिल रहा है। सेविंग अकाउंट तो ब्याज के लिए ही होता है, लेकिन जो करंट अकाउंट होता है इस पे कोई ब्याज नहीं होता है। ये किसके लिए होता है? यह व्यापारियों के लिए अकाउंट खोला जाता है, क्योंकि व्यापारी क्या होते हैं, एक दिन में अभी चाहे तो 1 घंटे के अंदर 10 लाख रुपए जमा कर दे और फिर अगले घंटे में अपना 10 लाख रुपए लेकर के वापस चला जाए। तो इससे बैंक वालों को थोड़ी सी परेशानी होती है कि उनका पैसा वो किसी को नहीं दे सकते हैं। ऐसे बैंक क्या होता है, एक बैंक एक बनिए का घर होता है। इनकी टोपी इनके सर रखने वाली बैंक एक संस्था होती है। आपका पैसा अभी आप तुरंत 5 लाख रुपए जमा करो, मैं गई 2 लाख रुपए मांगी, वो आपका पैसा तुरंत मुझे दे देगा। ठीक है, लेकिन आप अगर मांगने जाते हो तो वो आपको फिर पुनः 5 लाख देगा। ये नहीं कि आपका पैसा मुझे दे दिया तो नहीं देगा। लेकिन ये जो सेविंग अकाउंट में होता है वो सेविंग अकाउंट वाले का पैसा नहीं छूते हैं, और बदले में करंट अकाउंट वाले को, और बदले में करंट अकाउंट वालों को क्या है, कुछ पैसा भी देना पड़ता है। जैसे हम लोग को कुछ ब्याज मिलता है तो इनको कुछ अपने पास से देना होता है। ठीक, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? चालू खाता हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 है मनुष्यों में प्यूरिन के चयापचय का अंतिम उत्पाद है। क्या है? जेंथीन है, ऑप्शन बी यूरिक अम्ल है, ऑप्शन सी यूरिया है, ऑप्शन डी
एलेंटोइन है। अब आप बता दो क्या होगा 34 का आंसर। 34 का आंसर होगा, क्या होगा 34 का, बी है, यानी क्या होगा, यूरिक अम्ल होगा। क्या होगा, यूरिक अम्ल होगा। ठीक है, क्या होगा, यूरिक अम्ल होगा। 35 क्या है, निम्न में से किसकी ऊर्जा का गणना बॉम्ब कैलोरी मीटर के द्वारा की जाती है। ऑप्शन ए है भोज्य पदार्थों की, ऑप्शन बी है रक्त की, ऑप्शन सी है पेशी की, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। आप अपना आंसर दीजिए 35 का। 35 का क्या होगा, तो आप कहोगे जो भोज्य पदार्थ होते हैं उनकी गणना, उनकी ऊर्जा की गणना जो है बॉम्ब कैलोरी मीटर के द्वारा की जाती है। सहसंबंधक अधिकतम मान होता है। ऑप्शन ए 4 है, ऑप्शन बी 3 है, ऑप्शन सी 2 है, ऑप्शन डी 1 है। आप अपना आंसर दीजिए, क्या होगा, 36 का आंसर होगा, क्या होगा, डी यानी 1 होगा। ठीक है, यह असंभाव्यता प्रतिचयन तकनीक है, कौन सी है। ऑप्शन ए सरल यादृच्छिक प्रतिचयन, ऑप्शन बी सुव्यवस्थित यादृच्छिक प्रतिचयन, ऑप्शन सी क्लस्टर प्रतिचयन, ऑप्शन डी स्नोबॉल प्रतिचयन। आप अपना आंसर दीजिए, क्वेश्चन थोड़ा सा टफ हो सकता है। इसका आंसर होगा स्नोबॉल प्रतिचयन। क्या होगा, स्नोबॉल प्रतिचयन। ठीक है, इधर आ जाओ। 38 प्रथम सामाजिक मुस्कान दिखाई देती है। ऑप्शन ए है 6 से 10 सप्ताह में, 11 से 15 सप्ताह में, 16 से 20 सप्ताह में, इनमें से कोई नहीं। आप बता दीजिए क्या होगा। आप कहोगे मैम जो 38 का आंसर हो जाएगा 6 से 10 सप्ताह में सामाजिक मुस्कान दिखाई देता है। ठीक है, सौम्य आहार यानी जिसे ब्लेंड डाइट कहते हैं, सौम्य आहार निम्न में से अधिकतर किस उपचार में प्रयुक्त किया जाता है। ऑप्शन ए है हृदय संबंधी बीमारियों में रोगों से लड़ने के लिए, गुर्दे संबंधी रोगों में, आमाशयिक यांत्रिक मार्ग संबंधित रोगों में, मनोवैज्ञानिक दोषों या विकारों में। आप बहुत अच्छे से आंसर इसका दे सकते हैं। आप कहोगे मैम हृदय संबंधी रोग तो कुछ ये नहीं समझ में आया, गुर्दे से भी नहीं कुछ लेना, गुर्दे में लो सोडियम लो प्रोटीन होता है। लेकिन जो आमाशयिक है यानी हमारे पेट में जब कोई दिक्कत होगी तब सौम्य डाइट क्या है, यानी ब्लेंड डाइट हमें दिया जाएगा या लेना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन सी हो गया। क्वेश्चन नंबर 40 कोशिकाओं के मध्य स्थित स्थानों में अत्यधिक द्रव्य एकत्रित होने की स्थिति है। ऑप्शन ए है एसाइटिस, ऑप्शन बी है ओडिमा, ऑप्शन सी है पॉलीडिप्सिया, ऑप्शन डी है सिरोसिस। आप कमेंट बॉक्स में अपना आंसर दीजिए। 40 का क्या होगा। आप कहोगे मैम 40 का बी हो जाएगा। द्रव्य यानी कह रहा है एकत्रित होना, द्रव्य यानी पानी यानी लिक्विड। ठीक है, तो जब हमारे शरीर में सूजन होती है, स्वेलिंग होती है, ओडिमा होता है, तो ही हमारे शरीर में क्या होती है, पानी इकट्ठा हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 41 का आंसर दीजिए। सिस्टिक फ्राइबोसिस एक रोग है जो कि क्या है। ऑप्शन ए आनुवांशिक विकार है, ऑप्शन बी आनुवांशिक नहीं है, ऑप्शन सी वातावरण जनित है, ऑप्शन डी पोषण संबंधी दोष है। आप अपना आंसर दीजिए, क्या होगा 41 का। आप कहोगे मैम 41 का ये जो सिस्टिक फाइब्रोसिस है आनुवांशिक डिजीज है या आनुवांशिक रोग है। ठीक है, इधर आ जाओ। रिकेट्स की कमी से होता है, किसके कमी से होता है। ऑप्शन ए है विटामिन डी की कमी से, ऑप्शन बी है विटामिन बी की कमी से, ऑप्शन सी है विटामिन ई की कमी से, ऑप्शन डी है विटामिन सी की कमी से। अब आप अपना आंसर देते चलो। विटामिन ई की कमी से क्या होता है, स्टरलिटी होता है यानी बांझपन होता है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है। विटामिन बी की कमी से बेरी होता है। अब विटामिन डी बचा एक, तो विटामिन डी की कमी से क्या होता है, रिकेट्स होता है, पिजन चेस्ट होता है, बो लेग होता है, और क्या होता है, रिकेटरी रोजरी होती है, ऑस्टियोमलेशिया होता है, ऑस्टियोपोरोसिस होता है, सूखा रोग होता है। ये सब किसके कमी से होते हैं, तो विटामिन डी की कमी से होते हैं। ठीक है, हम लोग विस्तार से नहीं पढ़ेंगे, आगे निकल चलो। विस्तार से अगर जिनको देखना हो कि क्लास कैसा लगता है, कैसा मैम पढ़ाती हैं विस्तार से, तो पीछे के सारे वीडियो जा करके देख सकते हैं। संडे वाले दिन विस्तार से नहीं पढ़ाया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 43 वसी अम्लों में एक और मिथाइल समूह उपस्थित होता है तथा दूसरी ओर होता है। एक तरफ तो मिथाइल है और दूसरी तरफ कौन सा समूह होगा, कार्बोक्सिल समूह होगा कि एल्डिहाइड समूह होगा कि एथाइल समूह होगा या हाइड्रोक्सिल का समूह होगा। आप अपना कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। 43 का आंसर क्या होगा। हम लोग जल्दी जल्दी करके अपने लक्ष्य के करीब 50-50 पे आने वाले हैं। तो 43 का आंसर हो जाएगा कार्बोक्सिल समूह एक तरफ होता है। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 44, गर्भावस्था में थायरोट्रॉपिक की क्रियाशीलता में क्या होता है? ऑप्शन ए वृद्धि होती है, ऑप्शन बी कमी होती है, ऑप्शन सी कोई परिवर्तन नहीं होता, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आप अपना आंसर दीजिए। 44 का आंसर क्या होगा? तो आप कहोगे मैम 44 का आंसर जो होगा क्या होगा? वृद्धि होती है, यानी गर्भावस्था में थायरोट्रोपिक हार्मोन की क्या होती है? क्रियाशीलता में वृद्धि होती है। घाव भरने में कौन सा पोषक तत्व आवश्यक होता है? ऑप्शन ए है प्रोटीन है, ऑप्शन बी है विटामिन सी है, ऑप्शन सी है विटामिन के है, ऑप्शन डी है ये सभी हैं। तो विटामिन के की कमी से ब्लड क्लॉट होता है, सी की कमी से स्कर्वी हो रहा था, ठीक है, जिंजिवाइटिस होता है। प्रोटीन क्या है? बॉडी बिल्डिंग का कार्य करता है। तो आप कहोगे मैम लेकिन घाव भरने वाला विटामिन भी विटामिन सी को कहते हैं और ताप संवेदी विटामिन भी विटामिन सी को कहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 46, धात्री अवस्था में गर्भावस्था की अपेक्षा प्रोटीन की आवश्यकता क्या होती है? ऑप्शन ए घटती है, ऑप्शन बी बढ़ती है, ऑप्शन सी समान रहती है, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आप अपना आंसर दीजिए। 46 का आंसर क्या होगा? तो आप कहोगे मैम धात्री अवस्था यानी लैक्टेट वुमेन होगी, जो लैक्टेट मदर होगी, उसको उस समय में धात्री अवस्था में गर्भावस्था की अपेक्षा प्रोटीन की आवश्यकता क्या होती है? तो आप कहोगे मैम प्रोटीन की अवस्था अगर दोनों में तुलना करेंगे तो बढ़ जाएगी। क्या होती है? बढ़ जाएगी, ठीक है। खाद्य पदार्थों जिनसे तृप्ति मूल्य प्राप्त होता है, ऑप्शन ए कार्बोहाइड्रेट व प्रोटीन है, ऑप्शन बी कार्बोहाइड्रेट व फैट है, ऑप्शन सी प्रोटीन व फैट है, ऑप्शन डी प्रोटीन मिनरल्स व विटामिन्स हैं। आप अपना आंसर दीजिए। 47 का क्या आंसर होगा? तो आप कहोगे मैम 47 का आंसर जो होगा क्या होगा? ए होगा, यानी कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन्स होता है, ठीक है। 48 का आंसर दीजिए। कौन सा अमीनो अम्ल शिशुओं के लिए आहार में आवश्यक है किंतु वयस्कों के लिए नहीं? कौन सा जो अमीनो अम्ल है शिशुओं के लिए तो आवश्यक है बट एडल्ट के लिए नहीं? ऑप्शन ए ट्रिप्टोफेन है, ऑप्शन बी हिस्टाडीन है, ऑप्शन सी टायरोसिन है, ऑप्शन डी बेलिन है। ये क्या है? ये अमीनो एसिड्स हैं और इनके बारे में पूछ रहा, आप इसका आंसर दीजिए। आप कहोगे मैम सीधे सीधे ये भी तो पूछ सकता था कि बच्चों के लिए कौन सा अमीनो अम्ल आवश्यक होता है। हमने कहा ठीक है भाई, नहीं पूछा तो कोई बात नहीं, आप लोग अपना आंसर दे दो, आप लोग भी घुमा कर दे दो। तो आप कहोगे मैम जो हिस्टाडीन होता है ये बच्चों के लिए आवश्यक अमीनो अम्ल होता है, ठीक है। 49 पे आ जाओ आप लोग। हम लोग 50-50 पे आ चुके। प्रोबायोटिक खाद्य पदार्थों में पाए जाने वाले सूक्ष्म जीव कौन से होते हैं? ऑप्शन ए हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, ऑप्शन बी स्टैफिलोकोकस ऑरियस, ऑप्शन सी क्लोस्ट्रीडियम बाट्यूलाइनम, ऑप्शन डी लैक्टोबैसिलस बिफिड्स। आप बताइए क्या होगा आंसर? आप कहोगे मैम इस टेस्ट सीरीज में क्वेश्चन तो बहुत अच्छे हैं, तो 49 का आंसर आप दीजिए। 49 का ऑप्शन हो जाएगा लैक्टोबैसिलस बाइफिडिस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50, वृद्धि चार्ट चित्रित करते हैं। ऑप्शन ए बच्चे के वजन का आवधिक क्रमिक रिकॉर्ड, ऑप्शन बी दृष्टिहीनता के प्रारंभिक लक्षण, ऑप्शन सी नकारात्मक तत्वों का वृद्धि पर बुरा प्रभाव, ऑप्शन डी बच्चे की लंबाई व वजन का रिकॉर्ड। आप अपना आंसर दीजिए 50 का। आप कहोगे मैम 50 का आंसर होगा डी, यानी बच्चे की लंबाई व वजन का रिकॉर्ड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 51, प्रबंध में प्रत्यात्मक फ्रेमवर्क संबंधित है। ऑप्शन ए निर्णय लेने से, ऑप्शन बी प्रतियों के विशेष मान्य समूहों से, ऑप्शन सी सामाजिक ज्ञान से, ऑप्शन डी जागरूकता तथा योग्यता से। 51 का आप आंसर दीजिए। 51 का आंसर होगा प्रतियों के विशेष मान्य समूह से, ठीक है। प्रसार शिक्षा का सिद्धांत है। ऑप्शन ए करके सीखना,
ऑप्शन बी देखकर सीखना, ऑप्शन सी पढ़कर सीखना, ऑप्शन डी सुनकर सीखना। ये कल भी टेस्ट सीरीज में आप लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व किया होगा। लर्निंग बाय डूइंग कि लर्निंग बाय सीइंग, लर्निंग बाय रीडिंग या लर्निंग बाय हियरिंग। तो आप कहोगे मैम लर्निंग बाय डूइंग जो होता है ये क्या है, प्रिंसिपल ऑफ क्या है, एक्सटेंशन एजुकेशन है, ठीक है। यानी प्रसार शिक्षा का सिद्धांत क्या है, करके सीखना, यानी लर्निंग बाय डूइंग, ठीक है। कम्युनिकेशन शब्द की उत्पत्ति कम्युनिस्ट शब्द से हुई है, जो किस शब्द से लिया गया है, यानी ये जो कम्युनिस्ट है ये किस भाषा से लिया गया है, लैटिन से लिया गया है, हिब्रू भाषा से लिया गया है, या ग्रीक भाषा से लिया गया है, या नन ऑफ दीज, कहीं से भी नहीं लिया गया है। 53 का आंसर आप दीजिए। 53 का आंसर होगा कि कम्युनिकेशन शब्द की उत्पत्ति कम्युनिस्ट से हुई है, और कम्युनिस्ट लैटिन भाषा का शब्द है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 54, यूएनओ के द्वारा बच्चों के लिए कौन से अधिकरण की स्थापना की गई है। ऑप्शन ए है रेड क्रॉस सोसाइटी, ऑप्शन बी है प्राथमिक चिकित्सा केंद्र, ऑप्शन सी है प्रौढ़ शिक्षा केंद्र, ऑप्शन डी है यूनिसेफ। कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करिएगा। आप लोग का HW दे रहे हैं, कोई आंसर तो नहीं करता, बट ठीक है। क्या आप दोगे कि प्राथमिक चिकित्सा केंद्र जो है ये किस समिति के संतुति पे आया था, आप बता दो। नहीं बताओगे तो मैं नेक्स्ट दिन अगर कोई याद दिलाएगा तो मैं खुद बताऊंगी। फिलहाल आप लोग इसका आंसर दीजिए कि यूएनओ यानी यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा बच्चों के लिए कौन से अधिकरण की स्थापना की गई, आप बता दो किसकी स्थापना की गई। तो आप कहोगे मैम 54 का जो हो जाएगा यूनिसेफ जो है ये क्या है, बच्चों के लिए किया गया था। यूनिसेफ की स्थापना कब हुई थी, 11 दिसंबर 1900 कब हुई थी, 1946 में। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा क्या मैंने सही बताया है। मूक संचार का उदाहरण है, ऑप्शन ए है टेलीविज़न, ऑप्शन बी है पत्र, ऑप्शन सी है टेलीफोन, ऑप्शन डी है रेडियो। 10 मिनट वाले टेस्ट सीरीज में प्रसार शिक्षा से वीडियो कई करा चुके हैं, जा करके उसमें से आप लोग अपना टॉपिक क्लियर कर सकते हैं। वीडियो कब आता है, 5 PM पे आता है, और ये वीडियो कब आता है, मॉर्निंग में 10:40 पे आता है। चाहे कुछ भी हो जाए 10:40 पे आपका क्लास आएगा तो आएगा। अगर नहीं 10:40 पे क्लास आया तो ये मतलब इसका मतलब हुआ कि क्लास नहीं आएगा, ठीक है। लेकिन ऐसा अब तक कभी नहीं हुआ है कि 10:40 पे जब से शेड्यूल बना है तब से कंटिन्यू 10:40 पे वीडियो अपलोड होता ही होता है, प्रीमियर के तौर पे चलता है। आप जाकर के वहाँ से अपना आंसर भी दे सकते हैं, ठीक है। आप आंसर दीजिए क्या होगा 55 का। 55 का आंसर होगा कि मूक संचार यानी बोलना नहीं है, ठीक है। मूक यानी बोलना नहीं है, मूक हुई वाचाल, हाँ ठीक। क्या है मूक यानी गूंगा, तो क्या होगा, पत्र होगा, ठीक है। पत्र क्या है, पत्र बोलेगा नहीं, लेकिन टेलीविज़न बोलेगा, टेलीफोन बोलेगा, रेडियो बोलेगा, ठीक है। प्रसार शिक्षा है, एक्सटेंशन एजुकेशन इज क्या। ऑप्शन ए पहले से निर्धारित व निश्चित पाठ्यक्रम होता है, सीखने वाले की रुचि पर आधारित नहीं, ये नेगेटिव जरूर देख लीजिएगा। ऑप्शन सी है सीखने वाले की आवश्यकता पर निर्भर है, ऑप्शन डी है विषय विशेषज्ञता। आप बता दीजिए क्या है प्रसार शिक्षा क्या होता है। तो आप क्या बताओगे, आप कहोगे मैम प्रसार शिक्षा यानी एक्सटेंशन एजुकेशन इज सीखने वाले की आवश्यकता पर निर्भर करती है, किसकी, उस पे बेस्ड ऑन नीड टू लर्नर, बेस्ड ऑन नीड ऑफ लर्नर, यानी लर्नर सीखने वाले की आवश्यकता पे निर्भर करती है कि उसे सीखना है कि नहीं सीखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 57 क्या है, सामुदायिक विकास योजनाएं निम्न पर केंद्रित होनी चाहिए। ऑप्शन ए है व्यक्तिगत विकास पे, ऑप्शन बी है परस्पर सहयोग पर, ऑप्शन सी है तुरंत बदलाव पर, ऑप्शन डी है केवल आर्थिक विकास पर। अब आप अपना आंसर दे दीजिए। मैं आप लोग को हमेशा बताती हूँ जहाँ भी वनली लिखा हो, जहाँ भी केवल हो, मात्र हो, वो क्वेश्चन 99% रॉन्ग होने के चांस होते हैं। तो आप केवल और मात्र वाले क्वेश्चन को तो यूं ही एडिट कर दोगे, ठीक है। तो आप कहोगे मैम परस्पर सहयोग पर जो है सामुदायिक विकास योजनाएं निर्भर करती हैं या केंद्रित करती हैं, ठीक है, या होती हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 58 क्या प्रश्न कह रहा है, प्रसार भारती विधेयक में है क्या है। ऑप्शन ए सरकार को अधिक शक्ति प्रदान करना, ऑप्शन बी टीवी व रेडियो को सरकार के नियंत्रण से मुक्त करना, ऑप्शन सी व्यक्तिगत चैनल को शक्तिशाली बनाना, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आप बता दो क्या होगा, क्या होगा, आप इसका आंसर दीजिए। आप कहेंगे मैम टीवी व रेडियो को सरकार के नियंत्रण से मुक्त करना, ये क्या है, प्रसार विधेयक, भारतीय विधेयक में से एक है, ठीक है। इधर आ जाओ आप लोग। 59 क्वेश्चन जल्दी जल्दी कर लो, हम लोग के पास और 41 क्वेश्चन बचा है।
गृह विज्ञान प्रसार कार्यकर्ता जीवन शैली को सुधारता है। ऑप्शन ए केवल महिलाओं को, ऑप्शन बी केवल बच्चों को, ऑप्शन सी केवल किसानों को, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी को। आप आंसर दीजिए। आपका आंसर होगा 59 का। क्या होगा? आप कहोगे मैम केवल किसी एक के साथ हम नहीं जाएंगे, हम ऑल ऑफ दिस यानी उपर्युक्त सभी के साथ जाना चाहेंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 60, निम्न में से कौन से गैर प्रक्षेपित दृश्य साधन है? यानी गैर प्रक्षेपित, आप लोगों को मैं 10 मिनट के टेस्ट सीरीज में बहुत अच्छे से समझाई हूँ कि प्रक्षेपित क्या होता है, गैर प्रक्षेपित क्या होता है। जिनको भी ये अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करना है वो प्लीज़ शाम वाले वीडियो को ज़रूर देखें। वहाँ पे कोई भी चीज़ आपको टॉपिक क्लियर कराई जाती है, ना कि MCQ कराई जाती है। ठीक है। तो जो प्रक्षेपित गैर प्रक्षेपित की बात कर रहा है तो क्या होगा? आप कहोगे मैम वीडियो चलेगा तो लाइट निकलेगा, ओपेक प्रक्षेपण होगा, या चलचित्र होगा, या चाक और ब्लैक बोर्ड होगा। तो आप कहोगे मैम ये तीनों चीज़ें जब चलेंगी तो इनमें से किसी ना किसी प्रकार का लाइट निकलेगा, लेकिन जो ब्लैक बोर्ड और ये क्या है, चाक है, मैम इनमें से किसी भी प्रकार का कोई प्रकाश नहीं निकलेगा। अब आप लोग सोच रहे होगे मैम ये क्या बता रही हैं, तो इसको जानने के लिए आपको 5 बजे वाले टेस्ट सीरीज में जाना पड़ेगा। प्लेलिस्ट में जाकर के वहाँ पे आप देखोगे कि क्या है ये चीज़ें जो मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है। आप इधर आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 61, निम्न में से कौन सी विधि लोगों में चेतना जागृत करने के लिए प्रयोग की जाती है? ऑप्शन ए है सेमिनार है, ऑप्शन बी है प्रदर्शन है, ऑप्शन सी है अभियान है, ऑप्शन डी है सामूहिक चर्चा है। इधर इंग्लिश वाला भी शब्द देख लो। सेमिनार है, फिर क्या है डेमोन्स्ट्रेशन है, कैंपेन है, फिर क्या है ग्रुप डिस्कशन है। आप अपना आंसर दीजिए। क्या होगा? 61 का आंसर क्या होगा? 61 का आंसर होगा, आप कहोगे मैम अभियान है यानी कैंपेन है। ठीक है। प्रसार शिक्षा है, क्या है? एक्सटेंशन एजुकेशन इज औपचारिक शिक्षा यानी फॉर्मल एजुकेशन, अनौपचारिक शिक्षा यानी इनफॉर्मल एजुकेशन, गृह विज्ञान शिक्षा होम साइंस एजुकेशन, एग्रीकल्चर शिक्षा यानी एग्रीकल्चर एजुकेशन। आप अपना आंसर दीजिए। 62 का क्या होगा? 62 का आंसर होगा अनौपचारिक शिक्षा यानी इनफॉर्मल एजुकेशन होता है, एक्सटेंशन एजुकेशन। ठीक है। स्कूल से बाहर की शिक्षा होती है। क्वेश्चन नंबर 63 का आंसर दीजिए। दो व्यक्तियों के बीच बातचीत कहलाती है। मैंने आप लोगों को बताया है इंटरपर्सनल क्या होता है, इंटर कम्युनिकेशन क्या होता है, और क्या होता है इंट्रा कम्युनिकेशन क्या होता है। आपको इसके लिए मैं फिर से कहूँगी 10 मिनट वाले टेस्ट सीरीज में आपको जा करके देखना पड़ेगा। ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? दो व्यक्ति जब आपस में बातचीत कर रहे हैं तो वो क्या होगा? समूह संचार होगा, व्यक्तिगत संचार होगा, पारस्परिक संचार होगा, समूह के बाहर का संचार होगा। 63 का आंसर क्या होगा? आप कहोगे मैम 63 का होगा पारस्परिक संचार होगा। क्या होगा? पारस्परिक संचार होगा यानी इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन होता है। और इंट्रा क्या होगा? जब मैं खुद से ही बात कर रही हूँ कि आज मैं बच्चों को ये दे दूंगी, आज मैं कल मैं ये करा दूंगी, कल मैं होम मैनेजमेंट करा दूंगी, आज मैं टेक्सटाइल करा दे रही हूँ, आज मैं ये कर ले रही हूँ, कल मैं वो कर लूंगी। ये मेरी खुद से की गई बात क्या है? इंट्रा पर्सनल होता है। और जब हम आप एक दूसरे से कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, बात करते हैं, तो इसको क्या कहते हैं? इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन कहते हैं। ठीक है। इधर आ जाओ। कहाँ क्वेश्चन भग के जा रहा है? क्वेश्चन नंबर 64 का आंसर आपको देना है। क्या दोगे? क्वेश्चन नंबर 64 का आंसर क्या है? क्वेश्चन क्या है? अनौपचारिक शिक्षा के लिए पाठ्यक्रम की विषय वस्तु निम्न प्रकार की होनी चाहिए। ऑप्शन ए है लचीली होनी चाहिए, ऑप्शन बी है प्रारंभिक होनी चाहिए, ऑप्शन सी है सरल होनी चाहिए, ऑप्शन डी है सुसंगत होना चाहिए। आप अपना आंसर दीजिए। 64 का 64 का आंसर होगा, आप कहोगे मैम अनौपचारिक शिक्षा क्या होती है? फ्लेक्सिबल होती है, लचीली होती है। ठीक है। कैसी होगी? लचीली होगी। हम इसमें परिवर्तन कर सकते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 65 का क्या है? थोड़ा सा आप लोग ध्यान से देखिएगा, आप लोग को टाइम इसमें ज़्यादा दिया जाएगा। बच्चों में भाषा के विकास के क्रम को व्यवस्थित कीजिए। इसमें से आप क्रम से लगाइए, क्रम से व्यवस्थित करना है। ऑप्शन ए है होलोफ्रेस्टिक, ऑप्शन बी है प्राथमिक जटिल वाक्य, ऑप्शन सी है टेलीग्राफिक स्टेज, ऑप्शन सी है भाषाई बोध, ऑप्शन डी है जटिल वाक्य। अब अपना आंसर दीजिए। यहाँ पे आपको चुनना है। आपको इसके लिए 2 मिनट का टाइम दिया जाएगा। आप अपना क्रम से लगा लीजिए।
65 का आंसर क्या होगा? आप कहोगे मैम इसमें से क्या होगा? पहले तो होलोफ्रेस्टिक ही होगा, नंबर 1 पे होलोफ्रेस्टिक होगा, ठीक है। नंबर सेकंड पे क्या आएगा? टेलीग्राफिक स्टेज आएगा, ठीक है। क्या आएगा? टेलीग्राफिक स्टेज। यानी ए के बाद सी कहाँ है? आप कहोगे मैम ए के बाद सी केवल एक ही ऑप्शन में है और इसलिए हम लोग का क्वेश्चन मिल चुका है, ठीक है। लेकिन इससे नहीं काम चलेगा। थर्ड पे क्या है? बी थर्ड पे आ रहा है। फिर क्या? प्राथमिक जटिल वाक्य। फिर ई है यानी जटिल वाक्य आएगा। फिर क्या होगा? भाषा का बोध होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या है? ए है। एक बार आप लोग फिर से इसे लगा लो, देख लो, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ चलते हैं। 66 का क्या है? यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम लागू किया गया था। ऑप्शन ए है 1986 में, ऑप्शन बी है 1956 में, ऑप्शन सी है 2013 में, ऑप्शन डी है 2012 में। आप अपना आंसर दीजिए। आपका क्या आंसर होगा? 66 का क्या आंसर होगा? 66 का डी होगा, यानी यौन अपराधों से बाल संरक्षण जो है क्या है? 2012 है। क्या है? 2012 है। ये क्या है? ये यही पास्को है क्या? इधर आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 67, राष्ट्रीय स्तर पर महिलाओं को वोट देने का अधिकार देने वाला पहला देश कौन सा था? ऑप्शन ए अमेरिका है, ऑप्शन बी भारत है, ऑप्शन सी न्यूजीलैंड है, ऑप्शन डी यूरोप है। आप अपना आंसर दीजिए। क्या होगा? आप कहोगे मैम 67 का आंसर हो जाएगा सी, यानी न्यूजीलैंड जो है सबसे पहले क्या किया था? महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया था नेशनल स्तर पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 68, संज्ञानात्मक विकास किसके द्वारा विकसित किया गया था? ऑप्शन ए है स्किनर द्वारा, ऑप्शन बी है आरोन बेक द्वारा, ऑप्शन सी है आलपोर्ट द्वारा, ऑप्शन डी है ब्रिज द्वारा। आप बता दो क्या है? 68 का आंसर बता दो क्या होगा? आप कहोगे मैम ऑरेन बेक द्वारा दिया गया था, ठीक है। क्या किया गया था? संज्ञानात्मक विकास जो है, संज्ञानात्मक विकास से कुछ गलत नहीं दे रहा है। संज्ञानात्मक विकास, संज्ञानात्मक विकास, आप लोग इस क्वेश्चन को चेक करिएगा, ठीक है। आप लोग इस क्वेश्चन को चेक करिएगा, बुक में ऑरोन बेक दे रहा है, लेकिन संज्ञानात्मक सिद्धांत किसके द्वारा विकसित किया गया अब ये हम श्योर नहीं है यहाँ पे, ठीक है। आप इसको एक बार रीचेक करिएगा। 69 आ जाओ आप लोग। कॉलेज और विश्वविद्यालय में गृह विज्ञान का इतिहास किस वर्ष बनाया गया था? ऑप्शन ए है 1932 लेडी इरविन कॉलेज, ऑप्शन बी है 1930 मद्रास विश्वविद्यालय, ऑप्शन सी है 1932 क्वीन मैरी कॉलेज, ऑप्शन डी है 1930 एमएस बड़ौदा महाविद्यालय, बड़ौदा यानी बड़ौदा महाविद्यालय। आप अपना आंसर दे सकते हैं। इसका क्या आंसर होगा? आप अपना आंसर दीजिए। 69 का क्या आंसर होगा? इसका क्या आंसर होगा 69 का? 69 का ए होगा। क्या होगा? 69 का ए हो जाएगा, ठीक है। क्या होगा? ए हो जाएगा, ठीक। सिक्सटी नाइन का ए होगा, ठीक। आगे बढ़ चले। 4H क्लब में के संदर्भ में निम्न में से कौन से 4H सही हैं? यानी 4H होंगे, वो किसे किसे स्टैंड करेंगे, ठीक है। हेड, हार्ट, हैंड्स, हेल्थ। ऑप्शन बी है होम, हार्ट, हेल्थ, हेड। ऑप्शन सी है हाउस, हैप्पी, हार्ट, हेल्थ। ऑप्शन डी है हैप्पी, होम, हेड, हार्ट। आप अपना आंसर दीजिए। क्या होगा? आप कहोगे 70 का ऑप्शन जो होगा डी होगा। और इसमें से क्या होता है मैम? 70 का ऑप्शन क्या होगा? ए होगा। क्या होगा? हेड होगा, ठीक है। क्या होगा? HEAD हेड होगा।
हार्ट होगा HAEART हार्ट होगा, हैंड्स होगा HAEANDS हैंड्स होगा, और फिर क्या हेल्थ है HAEALTH हेल्थ होगा। ठीक है, यानी इसमें से ऑप्शन क्या होगा, आप कहोगे मैम जो 4H क्लब में संदर्भित 4H हैं वो किसको किसको दिखाएंगे, पहले हेड को दिखाएंगे यानी पहले सिर को दिखाएंगे, फिर हर्ट को दिखाएंगे, फिर हमारे हाथ्स को यानी हैंड्स को दिखाएंगे, फिर हमारे ओवरऑल हेल्थ को दिखाएंगे। ठीक है, आप इस तरीके से याद करिएगा। सिर क्या होगा, ऊपर होगा, सबसे पहले आप सिर को लाइएगा और फिर उसके नीचे जस्ट नीचे हर्ट होता है उसको लाइएगा, ऐसे करके आप आंसर को लगा ले चलिएगा। ठीक है, 71 का आंसर क्या होगा, पाठ्यक्रम एक समझने का माध्यम है। ऑप्शन ए है शैक्षिक दर्शन, ऑप्शन बी है उद्देश्य, ऑप्शन सी है आवश्यकता, ऑप्शन डी है मूल्य। आप बता दीजिए 71 का आंसर क्या होगा। 71 का आंसर है क्या हो जाएगा, मूल्य, यानी मूल्य होगा। पाठ्यक्रम एक समझने का माध्यम है, क्या है, मूल्य है। क्वेश्चन नंबर 72 है, गुड़गांव जिले में पहली बार ग्रामीण उत्थान आंदोलन बड़े पैमाने पर किसके द्वारा शुरू किया गया। ऑप्शन ए महात्मा गांधी जी, ऑप्शन बी FN करलिंगर, ऑप्शन सी FL ब्रायोन, और ऑप्शन डी है डेनियल हैमिल्टन। आप बता दो किसने किया है। आप कहो कि मैम ये क्वेश्चन तो आसान है, हम कहेंगे ठीक है आसान है, तो आप बता दीजिए। आप इसका आंसर दिए हैं FL ब्रेनर या ब्रायोन ने। ठीक है, ये आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 73 है, उद्यमिता शब्द की उत्पत्ति हुई है, किस शब्द से हुई है। ऑप्शन ए अंग्रेजी के, ऑप्शन बी रशियन के, ऑप्शन सी लैटिन के, ऑप्शन डी फ्रेंच के। आप आंसर दीजिए क्या होगा। 73 का आंसर हो जाएगा क्या होगा, फ्रेंच भाषा से लिया गया है उद्यमिता शब्द। ठीक है, परिवार कल्याण कार्यक्रम कब आरंभ हुआ। ऑप्शन ए है 1976, ऑप्शन बी है 1977, ऑप्शन सी है 1980, ऑप्शन डी है 1984। आप आंसर दीजिए क्या होगा 74 का। 74 का ऑप्शन होगा 1977। ठीक है, क्या होगा 1977। रफ्फू कपड़े पर डैश 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 के लिए की जाती है, किसके लिए रफ्फू की जाती है। ऑप्शन ए है मरम्मत के लिए, ऑप्शन बी है सिलाई के लिए, ऑप्शन सी है ए और बी दोनों के लिए, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं, यानी नन ऑफ दीज है। आप अपना आंसर दीजिए 75 का क्या होगा। आप कहो कि मैम 75 का आंसर हो जाएगा रफ्फू हम करते हैं सिलाई करने के लिए। ठीक है, जब कपड़ा हमारा फटा होता है तो उस पर हम सिलाई करने, लेकिन यहाँ गलत हो रहा है ना, हम सिलाई के लिए भी करते हैं और क्या है हम कपड़े की मरम्मत के लिए भी तो रफ्फू करते हैं। यहाँ पे आई थिंक सी होना चाहिए, लेकिन आपके बुक में बी दिया है। आप लोग खोज करके बताइएगा कि इसमें से सही क्या होगा। ठीक है, मैं सही बता रही हूँ कि आपका ये किताब सही बता रहा है। ठीक है, रफ्फू क्या होता है भाई, अगर इतना दूर कहीं कट जाए तो हम लोग इस तरीके से करके रफ्फू करके बराबर कर देते हैं ना। तो ये चीज़ आप बताइएगा कि सी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। ठीक, इधर आ जाओ 76 पे। 76 का क्या है, पुरुषों के लिए सिले हुए परिधान में शॉर्ट्स के लिए उपलब्ध माप होता है, क्या है। ऑप्शन ए 36 से 44, ऑप्शन बी 35 से 46, ऑप्शन सी 37 से 48, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। आप बता दो क्या होगा 76 का। 76 का ऑप्शन होगा ए, यानी 36 से 44 होगा। ठीक है, 77 क्या है क्वेश्चन नंबर। फैशन उद्योग में अगले आगामी सत्र के लिए भविष्य के फैशन के रुझान का विश्लेषण और भविष्यवाणी करने की प्रक्रिया है। फैशन का चलन, फैशन का फॉरकास्टिंग, फैशन स्टाइल, उपरोक्त में से कोई नहीं। आप इधर बता दो क्या होगा। फैशन ट्रेंड है, फैशन क्या है, फॉरकास्टिंग है, फैशन स्टाइल है, नन ऑफ दिस है। आप बताइए क्या होगा 77 का आंसर। आप कहोगे मैम 77 का आंसर बी होगा, यानी फैशन फॉरकास्टिंग होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 78, नन जो रस्सी कमर के चारों ओर बांधते हैं उसे क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए है बेल्ट, ऑप्शन बी है सैश, ऑप्शन सी है कार्ड या सिकंचर, ऑप्शन डी है करधनी। नन आप लोग जानते हैं, वो जो थी मदर टेरेसा,
ऐसे लोग जो होते हैं जो आजीवन अपने आप को त्याग देते हैं कि हम लोगों के मतलब हेल्प करेंगे, जैसे आश्रम में जा कर के, कुष्ठ आश्रम में, वृद्ध आश्रम में, जगह जगह जा कर के लोगों की सेवा करते हैं, ब्रह्मचारी हो जाते हैं, उनको नन कहा जाता है, वाइट वाइट कलर के जो ड्रेस पहने होते हैं, ठीक है। तो उनके जो बीच में कमर में बेल्ट बांधते हैं, उन बेल्ट को क्या कहते हैं, यहाँ पे प्रश्न ये पूछ रहा है, तो क्या कहते हैं, कार्ड या सिकंचर कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, कार्ड या सिकंचर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 79, परिधानों में गेपिंग संबंधित है। गेपिंग क्या है? ऑप्शन ए है सिलाई समस्या, ऑप्शन बी है धुलाई समस्या, ऑप्शन सी है फिटिंग समस्या, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। 79 का आप आंसर दीजिए। आप कहोगे मैम 79 का आंसर होगा परिधानों में जो गेपिंग संबंधित है वो क्या है, फिटिंग समस्या से होती है। किससे होती है? फिटिंग समस्या से होती है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 80, कौन सी डार्ट परिधान केवल सामने के भाग पर स्थित होती है? ऑप्शन ए कोटूर डार्ट है, ऑप्शन बी फ्रेंच डार्ट है, ऑप्शन सी लेपेड डार्ट है, ऑप्शन डी क्रेच डार्ट है या केच डार्ट है। अब आप बता दो क्या होगा। आप कहोगे मैम 80 का आंसर जो होगा फ्रेंच डार्ट होता है। कैसा होगा? फ्रेंच डार्ट होता है, ठीक है। तो अब हम लोग बहुत जल्दी जल्दी अपना क्वेश्चन ख़त्म करेंगे। मेरी भी तबीयत अभी उतनी नहीं सही हुई है कि मैं बहुत देर तक लेक्चर ले सकूं, ठीक है। सिर में ऑलरेडी दर्द हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 81 है, क्या है? क्लोच किसका एक प्रकार है? ऑप्शन ए है टोपी का यानी हैट यानी कैप का, ऑप्शन सी है मोजे का यानी सॉक्स का, ऑप्शन सी है अंतर्वस्त्र का यानी इनर गारमेंट्स का, ऑप्शन डी है दस्ताने का यानी ग्लैब्स का। आप आंसर दीजिए क्या होगा 81 का। आप कहोगे मैम जो क्लोच होगा यह टाइप है किसका? कैप का एक टाइप है। किसका टाइप है? हेड का यानी कैप का एक टाइप है, ठीक है। इधर आ जाओ। हल्के स्लेटी रंग की सिल्क की परंपरागत तरीके से चौड़ी व नुकीली पंखों की तरह बनी टाई को हम क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है मफलर कहेंगे, ऑप्शन बी है अस्कोट कहेंगे, ऑप्शन सी है बंधन कहेंगे, ऑप्शन डी है दुपट्टा कहेंगे। आप बता दीजिए इसको क्या कहेंगे। 82 को क्या कहेंगे? 82 का हो गया, क्या कहेंगे? अस्कोट कहेंगे। क्या कहेंगे? अस्कोट कहेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 83, प्रेटा पोर्टर शब्द उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए फैशन में, ऑप्शन बी पूर्व निर्मित परिधान में, ऑप्शन सी टाई में, ऑप्शन डी स्कार्फ में। आप अपना कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए क्या होगा 83 का। आप कहोगे मैम पूर्व निर्मित परिधान में प्रेटा पोर्टर शब्द का उपयोग किया जाता है। बहुत से लोग फैशन करके चले जाएंगे बट फैशन आंसर नहीं होगा। कौन सा टांका कपड़ों के विभिन्न परतों को सुरक्षित रखने में काम आता है? जैसे 2-3 परत हो गए, कपड़े को हम एक ही में सिल रहे हैं, तो कौन सा टांका होगा? असमान बास्टिंग होगा, तिरछी बास्टिंग होगा, समान बास्टिंग होगा और स्लिप बास्टिंग होगा। आप कमेंट बॉक्स में अपना आंसर करिए, जल्दी जल्दी करिए प्लीज़, मेरे सिर में दर्द हो रहा है। आप कहोगे तिरछी बास्टिंग होगा। लास्ट में अपना आंसर ज़रूर बताते जाइएगा। हाउटे काउचर का संबंध है किससे है? उच्च फैशन से है, ऑप्शन बी कम फैशन से है, ऑप्शन सी मध्य फैशन से है, ऑप्शन डी इनमें से किसी से भी नहीं है। आप बता दो 85 का क्या होगा। तो आप कहोगे मैम उच्च फैशन से हाउटे काउचर संबंधित है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 86, किसी शोध में प्रयुक्त होने वाला SPSS क्या है? SPSS किस प्रकार का उपकरण या ट्रल या ट्रूल है? ठीक है। ऑप्शन ए सांख्यिकी है, ऑप्शन बी धारावाहिक है, ऑप्शन सी समानांतर है, ऑप्शन डी व्यावसायिक है। आप अपना कमेंट बॉक्स में आंसर करिए। आप कहोगे मैम 86 का ए हो जाएगा यानी सांख्यिकी होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 87 क्या कह रहा है? माध्य, मध्यिका और बहुलक, इसका इंग्लिश का हम लोग शब्द देखेंगे। मीन, मीडियन एंड मोड क्या है? मीन, मीडियन एंड मोड क्या है? विचरण के उपाय है, विचलन के उपाय है। ऑप्शन बी प्रतिदर्श चयन की विधि है, ऑप्शन सी केंद्रीय प्रवृत्ति के माप है, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। 87 का आप आंसर दीजिए। 87 का आंसर होगा केंद्रीय प्रवृत्ति के माप होते हैं। क्या होते हैं? केंद्रीय प्रवृत्ति के माप होते हैं। दो स्वतंत्र परिदर्श के लिए टी टेस्ट विश्वसनीय है यदि प्रत्येक नमूना इस प्रकार है। ऑप्शन ए सामान्य वितरण का, ऑप्शन बी प्रतिदर्श भिन्न समान है वो,
ऑप्शन सी ए और बी दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। 88 का आंसर क्या होगा? आप कहोगे सामान्य वितरण होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 89, जब स्वतंत्र चर केवल आंशिक रूप से शोधकर्ता के नियंत्रण में होता है तो अनुसंधान डिजाइन को माना जाता है। ऑप्शन ए है प्रयोगात्मक, ऑप्शन बी है अर्ध प्रयोगात्मक, ऑप्शन सी है सहसंबंधी, ऑप्शन डी है वर्णनात्मक। आप अपना आंसर दीजिए। आप कहोगे मैम 89 का ए होगा, यानी प्रयोगात्मक होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 90, एक शोधकर्ता किसी सांस्कृतिक समुदाय के साथ महीनों या वर्षों की अवधि के लिए रहता है तो उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए केस स्टडी, ऑप्शन बी नैदानिक स्टडी, ऑप्शन सी नृवंश विज्ञान, ऑप्शन सी डी नमूना रिकॉर्ड। आप बता दीजिए क्या होगा? आप कहोगे मैम नृवंश विज्ञान इसको कहेंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 91, सहभागिता के मुख्य अवरोधक हैं, क्या है? ऑप्शन ए भय है, ऑप्शन बी ज्ञान का अभाव है, ऑप्शन सी समय का अभाव है, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी है। आपका 91 का आंसर होगा कि मैम उपरोक्त सभी हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 92, अब हम लोग जल्दी जल्दी आप लोग कर लो, 8 क्वेश्चन और बचे हुए हैं। क्या है? सूर्य के प्रकाश में विटामिन डी त्वचा में स्थित किस अवयव से प्राप्त किया जाता है? 7D हाइड्रोकोलेस्ट्रॉल, 6D हाइड्रोकोलेस्ट्रॉल, 5D हाइड्रोकोलेस्ट्रॉल, उपयुक्त सभी। तो आप इसका आंसर बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे कि क्या होगा। 92 का क्या आंसर हो जाएगा? 92 का ए हो जाएगा। ए यानी क्या होगा? 7D हाइड्रोकोलेस्ट्रॉल होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 93, फ्री रेडिकल को किसके द्वारा रोका जा सकता है? ऑप्शन ए ऊर्जा द्वारा, ऑप्शन बी प्रोटीन द्वारा, ऑप्शन सी लिपिड द्वारा, ऑप्शन डी एंटीऑक्सीडेंट्स के द्वारा। तो आप कहोगे मैम जो फ्री रेडिकल्स होते हैं, जो मुक्त मूलक होते हैं हमारे शरीर में, उनको कौन बाहर निकालता है? उनको पानी बाहर निकालता है, उनको रेसेस बाहर निकालते हैं। ठीक है। तो उनको किसके द्वारा रोका जाएगा? एंटीऑक्सीडेंट के द्वारा रोका जाएगा। एंटीऑक्सीडेंट विटामिन कौन कौन से होते हैं? विटामिन ए होता है, ई होता है और सी होता है। ठीक है। सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्यों के अंतर्गत कुल कितने लक्ष्य होते हैं? ऑप्शन ए 8 होता है, ऑप्शन बी 10 होता है, ऑप्शन सी 12 होता है, ऑप्शन डी 18 होता है। आप लोग जल्दी जल्दी कर लें प्लीज़, बहुत देर हो गया, मैं पानी नहीं पीऊँ, मेरा गला सूख रहा है, मेरे पास पानी है नहीं फिलहाल इस समय। 94 का क्वेश्चन क्या हो जाएगा? आप कहोगे मैम 8 होगा। ठीक है। क्या होगा? 8 होगा। 95 का आंसर दीजिए। खमीरीकरण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? नहीं है। ऑप्शन ए है इससे भोजन में विटामिन बी एवं सी की मात्रा बढ़ जाती है, ऑप्शन बी है यह उत्पाद अधिक पाचनशील होते हैं, ऑप्शन सी है यह भोजन में सुगंध बढ़ाता है, ऑप्शन डी है यह खाद्य पदार्थों की पीएच को बढ़ाता है। आप बता दीजिए क्या होगा? आप आंसर दीजिए। 95 का क्या होगा? आप कहोगे मैम यह खाद्य पदार्थों की पीएच को क्या होता है? बढ़ा देता है। 96 का आंसर दीजिए। निम्न में से कौन से रोग पोषण अभाव रोग नहीं है? यानी पोषण की कमी से कौन सा रोग नहीं होता है? ऑप्शन ए जीरोप्थैल्मिया एवं ऑस्टियोमलेशिया, ऑप्शन बी जीरोप्थैल्मिया एवं बुलेमिया, ऑप्शन सी बुलेमिया एवं एनोरेक्सिया नर्वोसा, ऑप्शन डी केरेटोमलेशिया एवं पेलाग्रा। ये जीरोप्थैल्मिया और ऑस्टियोमलेशिया विटामिन ए और डी की कमी से होगा। जीरोप्थैल्मिया विटामिन ए की कमी से, बुलिमिया क्या है? ईटिंग डिसऑर्डर है। बुलिमिया और एनोरेक्सिया दोनों क्या है? ईटिंग डिसऑर्डर है। केरेटोमलेशिया किसके कमी से होगा? विटामिन ए के कमी से होगा। केरेटोमलेशिया हाँ ठीक। और पेलाग्रा जो है विटामिन B3 के कमी से होता है। आप अब अपना आंसर पा चुके होंगे कि मैम आपने बता दिया ईटिंग डिसऑर्डर है, तो ये क्या है? किसी भी तरीके का कोई क्या है? अभाव रोग नहीं है। ठीक है। ग्रीन हाउस प्रभाव में CO2 की मात्रा होती है। CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी होगी? ऑप्शन ए 40%, ऑप्शन बी 60%, ऑप्शन सी 50%, ऑप्शन डी 80%। आप अपना आंसर दीजिए। 97 का क्या होगा? तो 97 का सी होगा, यानी 50% होगा। क्या होगा? 50% होगा। 98 है विश्व गौरैया दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए है 20 फरवरी को, ऑप्शन बी है 20 मार्च को, ऑप्शन सी है 20 अप्रैल को, ऑप्शन सी है 20 जनवरी को। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दिया गया है। आप कहोगे मैम जो गौरैया दिवस होता है वर्ल्ड स्पैरो डे होता है, कब होता है?
तो होता है आपका 20 मार्च को होता है, 20 मार्च को विश्व खुशहाली दिवस होता है, यानी हैप्पीनेस डे होता है, ठीक है। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस होता है, ठीक है। 99 का आंसर दीजिए। प्रदूषण को कम करने का उपाय नहीं है, क्या नहीं है? ऑप्शन ए नवीकरणीय ऊर्जा का प्रयोग, ऑप्शन बी वनीकरण, ऑप्शन सी कल कारखाने, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। यानी प्रदूषण को कम करने का क्या उपाय नहीं है, नहीं है, नहीं है। निगेटिव वाले चीज को आप लोग जरूर देखते चलिएगा। तो आप कहोगे मैम जो नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत हैं ये उपाय नहीं है, क्या है? उपाय नहीं तो कल कारखाने क्या प्रदूषण, अच्छा प्रदूषण को कम करने का, सॉरी क्या है, कम करने का उपाय क्या है? कल कारखाने नहीं होंगे, ठीक है। हेली राष्ट्रीय उद्यान का दूसरा नाम क्या है? ऑप्शन ए जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन बी गिर राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन सी राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन डी काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। बता दो जिम कहाँ है? आप कहोगे मैम जिम कॉर्बेट उत्तराखंड में है, गिर गुजरात में है, काजीरंगा कहाँ है और राजाजी कहाँ है? ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना। 100 का आंसर क्या होगा? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। फिलहाल इस तरीके से हम लोगों का 100 क्वेश्चन खत्म होता है। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो आंसर की का, ठीक है। फिलहाल ऐसे वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इतना मैं गला फाड़ फाड़ के पढ़ाती हूँ, सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और क्लास को शेयर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।